काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में सबसे फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है एक्सरसाइज करने से पहले, उसमें क्या था? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैल-लुजैक्स लॉ, ये जानना है। इसमें टी, पी और वी 3 टर्म था, है ना। जब टेम्परेचर कांस्टेंट, उस वक्त बॉयल्स लॉ बोलते हैं उसको। ऑब्वियसली पी वी इक्वल्स टू एनआरटी में जब टी कांस्टेंट होगा, एन आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 वैल्यू है इसका आर का, तो एन और आर तो कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख दें तो ये क्या, वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बॉयल्स लॉ है। वैसे ही प्रेशर कांस्टेंट अगर है, प्रेशर ये कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चार्ल्स लॉ है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये गैल-लुजैक्स लॉ है। तो ये ऑर्डर में आप याद रखेंगे, टी पी वी याद रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम कांस्टेंट गैल-लुजैक्स लॉ। फिर इन तीनों को कंबाइन करने से आता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, जहाँ पे एन नंबर ऑफ मोल, आर गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, टी टेम्परेचर, प्रेशर और वी वॉल्यूम। सेकेंड फार्मूला क्लियर है एकदम। थर्ड फार्मूला पे आ जाते हैं हम लोग। थर्ड है यही फार्मूला पी वी इक्वल्स टू एन आर टी ही लिखा हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ मोल को क्या किया हुआ है? नंबर ऑफ मोल यहाँ क्या लिखे हैं हम? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन क्या है, किसी कंटेनर में कितने गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, और एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल को एन ए से डिवाइड कर दिए, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिए, तो वो नंबर ऑफ मोल मिल जाता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर जितना होता है उतने नंबर्स होते हैं एक मोल में। तो अगर सैंपल में टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या देगा कि कितने मोल आए, नंबर ऑफ मोल कितने आए। तो ये नंबर ऑफ मोल n की जगह पर n/Na लिखा हुआ है, और r वही पुराना गैस कांस्टेंट और t टेम्परेचर, राइट। अभी इसमें r और r डिवाइड बाई Na को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाई नंबर ऑफ नंबर्स इन एवोगाड्रो नंबर। 1 एवोगाड्रो नंबर में कितने नंबर्स होते हैं, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या उतने नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करने से, यानी एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड कर देंगे आप आर में, तो जो कांस्टेंट बनेगा उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। और एन सैंपल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और टी टेम्परेचर। तो आप पी वी इक्वल्स टू एन आर टी की जगह पर पी वी इक्वल्स टू कैपिटल एन के बी टी लिख सकते हैं, जहाँ पे कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो अभी 1, 2 एंड 3 ये तीनों फार्मूला क्या क्लियर है सबको? एक बार देख लीजिए, क्या तीनों फार्मूला में ऐसा कोई टर्म है क्या जो नहीं आ रहा है आपको? फार्मूला नंबर 1, 2, 3 तीनों एकदम क्लियर है ना, डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर में ये मीन फ्री पाथ बता रहा है कितना है। मीन फ्री पाथ क्या होता है? तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम, वो तो रिलैक्सेशन टाइम हो गया, और जितना डिस्टेंस बच गया, जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ से आगे बढ़ रहा है या इधर इस साइड में आ रहा है, तो इनके बीच अभी इतना गैप है, तो कोलिजन करने से पहले ये जो डिस्टेंस बच रहा है वो एवरेज वैल्यू उसका, कोई और मॉलिक्यूल लेते तो वो कुछ और हो सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता कोलिजन होने से पहले। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन को ही क्या बोला जाता है? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आता है 1/√2 पाई d² कैपिटल N/V, जिसमें ये मीन फ्री पाथ का सिंबल लैम्डा लिखा हुआ है, ये मीटर में आएगा, पाई तो कांस्टेंट है, डी है मॉलिक्यूल का डायमीटर, ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, स्फेरिकल कंसीडर किया हुआ है, इसका डायमीटर है डी। एन है कि आपके कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 10 मॉलिक्यूल है, 20 है, कितने मॉलिक्यूल हैं वो नंबर लिखने हैं। और वी कंटेनर का वॉल्यूम लिखना है, कितना वॉल्यूम है, राइट, कितने मीटर का वॉल्यूम है। ये सब रख देने से ये मिल जाता है कि कितना मीन फ्री पाथ है, मतलब एवरेज कितने डिस्टेंस तक वो कोलिजन से बच पा रहे हैं मॉलिक्यूल्स। 4th नंबर तक क्लियर हो गया। 5 नंबर, एक यहाँ पे क्यूब बनाया हुआ है, उसके अंदर एक गैसियस मॉलिक्यूल मैंने दिखाया है, वैसे और भी एक से ज़्यादा भी गैसियस मॉलिक्यूल हो सकते हैं, है कि नहीं। ये वाला देखिए, इसमें हालांकि दिखाया हुआ है एक ही मॉलिक्यूल, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं ना। तो ये वॉल पे कोलिजन करेंगे, इससे क्या होगा, प्रेशर लगेगा वॉल पे इधर जहाँ टकराएगा जाके, एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारा मॉलिक्यूल है, तो फोर्स लगाएगा, और फोर्स बाई एरिया से प्रेशर आता है। तो कितना ये प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल पे, उसका फॉर्मूला है P = 1/3 ρ/VRMS²। रो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबका मास, टोटल मास सारे मॉलिक्यूल का, और इस कंटेनर का वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, टोटल मास बाई वॉल्यूम। अच्छा, टोटल मास को क्या लिख सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास गुना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू वॉल्यूम, ये भी लिख सकते हैं।
तो डेंसिटी समझ में आ गया होगा, मास बाई वॉल्यूम है। और VRMS क्या होता है, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल है ना सबके वेलोसिटी का स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर ऐसे सबका बाई n। इससे क्या मिला, खाली V1 बाई V2 बाई V3 बाई n करते हैं, V1 बाई V2 बाई V3 बाई n, तो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मिलता है, एवरेज वेलोसिटी मिलता है। लेकिन V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर ऐसे किया हुआ है, तो ये एवरेज वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज मिला है और उसको रूट मैंने कर दिया है। तो RMS में फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, स्क्वायर का मीन मतलब एवरेज का रूट लगाया हुआ है। वेलोसिटी का एवरेज नहीं है, वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज है, स्क्वायर का मीन और फिर रूट लगाया हुआ है, तो उसको बोलते हैं VRMS। तो प्रेशर कितना वॉल पे ये लगाता है, 1/3 रो VRMS स्क्वायर। डेंसिटी यहाँ मैंने लिखा हुआ है टोटल मास, टोटल मास को एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखते हैं। और इससे अगर ये स्क्वायर रूट को इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये VRMS स्क्वायर हो गया। और जो अंदर बचा क्वांटिटी ये क्या हो गया, क्वांटिटी सबके वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज, तो वही लिखा है V स्क्वायर और बार लगाया हुआ है, यानी ये स्क्वायर का एवरेज है, बार लगाया हुआ है इसलिए। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 5 पे। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, फॉर्मूला नंबर 4 तक? नहीं, ये भी हो गया है, ये भी, ये अब करने वाले हैं, ठीक है। डाउट आएगा तो पूछिएगा, अभी तक डाउट नहीं आया है किसी का ना। अब ये 5 नंबर लिखा हुआ है, हालांकि ये पॉइंट नंबर 6 हो गया है जो अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट। तो नंबरिंग चेंज करना पड़ेगा, ये 5 तो 1 2 3 4, उधर आगे वही ऑर्डर रखना है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 4.1, वो अब 5 नंबर कॉन्सेप्ट वहाँ लिख दिए। क्या ये 5th नंबर कॉन्सेप्ट, इसी को मॉडिफाई किया हुआ है, मतलब हम टेम्परेचर के टर्म में VRMS निकालने जा रहे हैं, VRMS इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो VRMS स्क्वायर था, तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3P। और डेंसिटी क्या था, टोटल मास बाई वॉल्यूम, टोटल मास बाई वॉल्यूम, और VRMS स्क्वायर लिख दिया मैंने। फिर V को भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3PV हुआ। और PV को nRT लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। तो ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम, 3 तो एज इट इज लिखा मैंने, और PV को nRT लिख दिया, और इधर M एज इट इज और VRMS स्क्वायर। फिर नंबर ऑफ मोल को क्या लिखा जाता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास लिखा जाता है, मोलर मास लिखा जाता है। ये क्या लिखा जाता है, मोलर मास, माने 1 मोल मॉलिक्यूल का मास लिखा जाता है। ये क्या है, पूरे कंटेनर में पूरा जितना भी गैस रखे हुए हैं उसका मास, और M0 क्या है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। तो इससे नंबर ऑफ मोल मिलता है RT। ये टोटल मास से ये टोटल मास कैंसिल हो गया। फिर 3RT/m0 आया, 3RT/m0, और VRMS स्क्वायर था तो इधर रूट हो गया, तो VRMS का वैल्यू √3RT/m0 आया। M क्या है, मोलर मास, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल हैं उनका मास लिखना है यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट है 6 है कि ये कंटेनर में ये सब मॉलिक्यूल, ठीक है, रैंडम मोशन कर रहे हैं ये सब मॉलिक्यूल, वाइब्रेशन हो रहा है इनका सारे मॉलिक्यूल का। तो इनका काइनेटिक एनर्जी कितना है, इन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये उसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है 6 नंबर, राइट। ये फॉर्मूला क्या है, 6 नंबर फॉर्मूला। ये तो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स का, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड किया हुआ है और डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का इतना वैल्यू है, यानी ये जो एनर्जी है ना, ये 1 मॉलिक्यूल का है, 1 मॉलिक्यूल का एनर्जी है। इसका एनर्जी है 1 मॉलिक्यूल का, कितने के लिए है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है, राइट। 1 मॉलिक्यूल का 1 पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना एनर्जी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट। मोनोएटॉमिक गैस है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, तो वो एक्स में मूव कर सकता है, या वाई एक्सिस में मूव कर सकता है, या जेड एक्सिस में मूव कर सकता है, तो उसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस का कितना होता है, 3। डाईएटॉमिक में 2 मॉलिक्यूल होंगे डाईएटॉमिक में। यहाँ पे मैं इसमें दिखा रहा हूँ, देखिए, एक ये ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर वाला है, तो मान लीजिए ये लोग मॉलिक्यूल है। तो ट्रांसलेशनल मोशन तो कर ही सकता है वो एक्स में, एक्स की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ, ट्रांसलेशनल, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। उसके अलावा ये रोटेट भी कर सकता है, देखिए ऐसे भी इसमें फ्रीडम है, तो ये रोटेशनल एक हो गया। और कैसे रोटेट कर सकता है, पहले देखिए ऐसे रोटेट किया वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, अब ऐसे रोटेट कर सकता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, ऐसे रोटेट कर सकता है। तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, 3 ट्रांसलेशनल था और रोटेशनल 2 हुआ। तीसरा रोटेशनल क्यों नहीं लिए, क्योंकि तीसरा रोटेशनल इसी एक्सिस के अबाउट होगा, तो मॉलिक्यूल का साइज नेग्लिजिबल है, तो ऐसा रोटेशन होगा तो इसमें पता ही नहीं चलेगा हम लोग को, तो ये रोटेशन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल एकदम पॉइंट साइज का है।
तो उसका रोटेशन ऐसा वाला रोटेशन पता ही नहीं चलेगा। तो कौन कौन सा हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 ट्रांसलेशनल, एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशनल, वाई में ट्रांसलेशनल और जेड में, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल का। और रोटेशन किसके अबाउट किया? इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं हुआ, इसके अबाउट हुआ ऐसे, राइट, दूसरा इसके अबाउट हुआ। तो कुल मिला के अब ध्यान से देखेंगे तो 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। ट्राई एटॉमिक अगर है ना तो लीनियर स्ट्रक्चर है ट्राई एटॉमिक का, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आएगा। ट्राई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिखा हुआ है यहाँ? ट्राई एटॉमिक ये 5 भी लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम और 6 भी लिखा हुआ है, दोनों है। तो लिखिए ध्यान से कि फॉर ट्राई एटॉमिक लीनियर स्ट्रक्चर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5 और नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ट्राई एटॉमिक का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 7 नंबर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 5 नंबर के यहाँ 6 के बाद 7 नंबर पे आ जाते हैं। फर्स्ट में है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ये क्या है? डेल्टा क्यू हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सिंपल अगर बोले हम लोग तो किसी भी सब्सटेंस का, जैसे वाटर के लिए ही देख लें, पानी का हमको पता करना है कि कितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा, जितना एनर्जी, उतने एनर्जी को बोलेंगे कि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। वैसे पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, यानी 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट चाहिए होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? तो जो मास था उसके जगह पर नंबर ऑफ मोल लिखा हुआ है, यानी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय यूनिट मोल, यानी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस को बोलेंगे इस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये मोलर स्पेसिफिक 2 टाइप का होता है हीट कैपेसिटी, CV एंड CP। जब कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस, यानी आप क्या कर दिए हैं, पिस्टन को बंद कर दिए हैं, मूवेबल पिस्टन नहीं है, और तब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसमें वॉल्यूम चेंज होने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि पिस्टन फिक्स है। तो जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है और तब आप पता कर रहे हैं कि कितना हीट चाहिए 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, तो जितना भी एनर्जी चाहिए ऐसा करने के लिए उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे ये मैंने देखा है, तो इसलिए इसका नाम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम नाम पड़ जाएगा। वैसे ही CP क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को कितना एनर्जी चाहिए 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर प्रोसेस का, उस प्रोसेस में जितना भी एनर्जी चाहिए 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों समझ में आ गया? CV एंड CP। CV भी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, CP भी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लेकिन CV कांस्टेंट वॉल्यूम पे है और CP कांस्टेंट प्रेशर पे है, राइट। प्रोसेस में प्रेशर को बदलने नहीं देना है, इस प्रोसेस में वॉल्यूम को बदलने नहीं देना है। नेक्स्ट है मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला क्या बोलता है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी CP माइनस CV इक्वल्स टू आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31। क्लियर है? मेयर्स फार्मूला तक हो गया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो डाउट, आगे बढ़ जाएं। क्या यहाँ तक क्लियर है कि कोई डाउट है अभी? 9 नंबर फार्मूला पे आ गए हैं हम लोग, 8 तक हो गया मेयर्स फार्मूला। 9 नंबर फार्मूला क्या है? कैलोरीमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि हीट गिवन का फार्मूला होता है NCV डेल्टा T। ये अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम हम लोग कर रहे हैं, ऐसे N अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला रहता है M मास को तो MS डेल्टा T लिखते, लेकिन हम कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में चेक कर रहे हैं कि वॉल्यूम नहीं बदलने दे रहे हैं हम प्रोसेस में, और नंबर ऑफ मोल N है, तो उसके लिए अगर हम चेक किए तो NCV डेल्टा T आएगा हीट गिवन का फॉर्मूला। अभी जो आप हीट देंगे वो सब इंटरनल एनर्जी बन जाएगा डेल्टा U, क्योंकि वर्क डन कुछ हो ही नहीं रहा है, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा है। ऐसे हम लोग जो हीट देते हैं वो किस में जाता है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आप किसी सिस्टम को हीट देंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा प्लस वो कुछ वर्क करेगा, राइट। लेकिन यहाँ वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है, तो इसीलिए वर्क डन 0 हो गया। तो जो भी आपने हीट दिया वो सब इंटरनल एनर्जी में लग गया।
तो हीट गिवन इक्वल्स टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, और वो एन सी वी डेल्टा टी हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल अगर 1 लिए तो सी वी डेल्टा टी हो गया, राइट। इसके अलावा हम लोग ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला में हम लोग पढ़े थे कि कितना एनर्जी होता है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल का, हाफ के बी टी, राइट। तो हम अगर किसके लिए कर रहे हैं, 1 मोल के लिए कर रहे हैं, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ये कितने किसके लिए था, देखिए एक मॉलिक्यूल का एक था, 1 मॉलिक्यूल का। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर इतना। तो मैं इसमें 1 मोल के लिए एनर्जी निकालना चाहूँगा तो क्या 1 की जगह पर एवोगाड्रो नंबर लिख दूंगा। तो देखिए एवोगाड्रो नंबर लिख दिया, 2 की जगह पर 2, के बी की जगह पर के बी, टी मतलब कितना वेरिएशन आया है टेम्परेचर में वो। और ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए था, और मोनो एटॉमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो मैं 3 लिख दिया क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये एनर्जी था। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज बता रहा है कि इतना एनर्जी होना चाहिए, इतना। और कैलोरीमेट्री से पता चला कि सी वी डेल्टा टी एनर्जी दिया गया है, सी वी डेल्टा टी। तो ये दोनों को मैं क्या कर दिया, इक्वल। इसमें डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो सी वी का वैल्यू क्या आ गया, एन नॉट और के बी, एवोगाड्रो नंबर और के बी मिलाकर और आर हो जाता है गैस कांस्टेंट। तो 3/2 इंटू आर, और इधर आया सी वी। तो सी वी का फॉर्मूला मोनो एटॉमिक के लिए 3r/2 आया। मोनो एटॉमिक गैस के लिए सी वी आ गया 3r/2, याद रखना है। सी वी 3r/2 हो गया मोनो एटॉमिक का। डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 की जगह पर 5 लिख देते हैं। अच्छा, अभी ये डाई एटॉमिक का नहीं निकला, मोनो एटॉमिक का ही सी निकला है। तो सी वी है 3r/2, तो सी कैसे मिला, मेयर्स फार्मूला मैंने लिख दिया, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू होता है आर, राइट। तो सी वी तो आया है 3r/2, तो सी पी कितना आएगा, आर प्लस ये सी वी ऐड हो गया उधर जाकर 3r/2, तो 2r और 3r मिला के 5r/2 आया, है ना। तो 5r/2 देखिए यहाँ लिखा हुआ है सी पी, और गामा होता क्या है, रेशियो ऑफ सी पी एंड सी वी। तो सी पी मैंने लिखा 3r/2 और सी पी 5r/2। गामा किसको बोलते हैं, सी वी बाई सी पी को नहीं, सी पी बाई सी वी को बोलते हैं। तो पहले सी पी लिखना है, तो पहले 5r/2 लिखेंगे और तब डिवाइड करेंगे 3r/2, 2 से 2 कट के 5/3 आ जाएगा, 5/3। तो गामा का वैल्यू हो गया 5/3 मोनो एटॉमिक के लिए। तो डाई एटॉमिक के लिए करेंगे तो ये जो 3 था ना, यहाँ 5 होगा डाई एटॉमिक के लिए, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है डाई एटॉमिक का। तो ये 2 और बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से 7/3 आएगा। डाई एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू क्या आता है, 7/5। वैसे ही जनरल फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, पोली एटॉमिक अगर दिया रहेगा तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन होगा कि कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, राइट। तो अभी जैसे इसको हम चेक करना चाहते हैं मोनो एटॉमिक के लिए, तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, इसका 3 था। मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो ये उसमें काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो 7 हो जाएगा, 4 3 7 और ये 3 और 3 6, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पोली एटॉमिक के लिए यूज करना है, मोनो एटॉमिक के लिए यूज नहीं करना है, राइट। यानी कि ट्राई एटॉमिक रहेगा तो भी नहीं करेंगे। ट्राई एटॉमिक का कितना आएगा ये फॉर्मूला चेक करके बताइए। पोली एटॉमिक अभी 3 से भी ज़्यादा होगा तब करेंगे। ट्राई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर मैंने लिखा था कि 5 होता है कब, जब लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और 6 होता है जब नॉन लीनियर होता है। तो जब लीनियर होगा और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो ये ट्राई एटॉमिक के लिए भी यही आ जाएगा गामा। ट्राई एटॉमिक का भी यही आ जाएगा, किसके लिए, लीनियर अगर है तो। लेकिन ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ जाता है। तो अगर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा तो उसका सी वी का वैल्यू हो जाएगा 6r/2। तो सी पी उसका 2 और ऐड होके आएगा 8r/2, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो सी पी बाई सी वी आएगा 8r/2 डिवाइडेड बाई 6r/2, यानी 2/6r। 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, 3 ये हो जाएगा और ये 4, यानी कि 4/3 आएगा। कितना आ जाएगा, 4/3। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए सी पी बाई सी वी का रेशियो, गामा का रेशियो आएगा 4/3। क्लियर है ये सब। अभी ये था टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज में जितने भी फॉर्मूला हैं बुक में दिए हुए, उन सब फॉर्मूला को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ गए हम लोग। फर्स्ट में ये हम लोग देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला ये, ओके। देखिए फर्स्ट में है एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर, 3 टर्म है। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, कोई भी बॉडी पे क्यू हीट अगर आया तो उसमें से कितना अमाउंट ऑफ हीट, कितना जूल हीट उसने एब्जॉर्ब किया। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर। सो एब्जॉर्प्टिव पावर इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी टू टोटल हीट इंसिडेंट ऑन दैट बॉडी। वैसे ही रिफ्लेक्टिव पावर क्या होता है, किसी भी बॉडी अगर इस पर कहीं से हीट आया तो वो कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ को अपने से आर पार ट्रांसमिट कर देगा और कुछ को यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा।
तो अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय टोटल इंसिडेंट हीट के रेशो को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव पावर। ट्रांसमिटिव पावर किसको बोलते हैं? रेशो ऑफ टोटल हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय अ बॉडी, कितना आर पार चला गया उसके, अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन दैट बॉडी, तो क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटिव पावर। तो ये तीनों समझ गए, एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर। नेक्स्ट है इमिसिव पावर। क्या होता है? ये तो हो गया एब्जॉर्ब करने की बात, कि अगर कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, किसी से बाहर से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है और बॉडी एटमॉस्फेयर से ले रहा है टेम्परेचर, तब है। अगर बॉडी ही ज़्यादा टेम्परेचर पे है और उसका सराउंडिंग कम टेम्परेचर पे है, तो बॉडी से रेडिएट करेगा हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ अ बॉडी इज इमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी। किसी बॉडी का इमिसिव पावर क्या है? तो कितने अमाउंट हीट को पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इमिट कर रहा है वो। क्लियर हो गया? इमिसिव पावर। इमिसिव पावर का यूनिट होगा जूल, और ये मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। जूल पर सेकेंड को वाट भी बोल सकते हैं, तो वाट पर मीटर स्क्वायर भी होगा इसका यूनिट। नेक्स्ट है इमिसिविटी। ये था इमिसिव पावर। ये क्या है? इमिसिविटी। इमिसिविटी क्या है? ये एक बार ब्लैक बॉडी का यही चीज़ निकालिए और यही जनरल बॉडी का निकालिए। तो इमिसिविटी इज रेशो ऑफ इमिसिव पावर, यानी ये चीज़ इमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इसके रेशो को ही क्या बोलते हैं? इमिसिविटी। क्लियर हो गया? ये यूनिट लेस होगा, क्योंकि ये भी इमिसिव पावर है, ये भी इमिसिव पावर है। क्रिचॉफ्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी का इमिसिव पावर, जनरल बॉडी का इमिसिव पावर और उसका एब्जॉर्प्टिव पावर, मतलब ये और ये, इन दोनों का रेशो, क्योंकि एक बॉडी एब्जॉर्ब भी कर रहा है और इमिट भी कर सकता है, तो किसी बॉडी का इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशो जो आता है वो एक कांस्टेंट आता है क्रिचॉफ्स के अकॉर्डिंग। और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? तो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के इक्वल होता है वो। तो अगर हम क्रिचॉफ्स लॉ में इसको इधर डिवाइड कर दे लाकर, तो इमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी बाई इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव पावर आ रहा है। जबकि इमिसिविटी का डेफिनेशन था ये, इमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी टू ब्लैक बॉडी, यानी कि जो इमिसिविटी है उसका वैल्यू एब्जॉर्प्टिव पावर के बराबर आ रहा है। इमिसिविटी एब्जॉर्प्टिव पावर के इक्वल आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रहा है। नेक्स्ट है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या ये बोलता है कि इमिसिव पावर किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी हीट रेडिएट कर रहा है, तो इसका इमिसिव पावर जो होता है ना, वो टेम्परेचर, केल्विन में टेम्परेचर का 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाने पे E इक्वल्स टू सिग्मा T4 होगा। अगर कोई बॉडी इमिट करने के साथ इमिट कर रहा है, मतलब रेडिएट कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो उसका इमिसिव पावर होगा सिग्मा T4, मतलब बॉडी का टेम्परेचर, और T0 सराउंडिंग का टेम्परेचर है। वैसे खाली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलें तो बस इतना बोलना है कि इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इन केल्विन। लास्ट है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये विन्स ने क्या बताया? ये बताया कि कोई भी हॉट बॉडी है उससे हीट एनर्जी निकल रहा है, तो हीट एनर्जी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो जिस वेवलेंथ का निकल रहा है ना, जिस वेवलेंथ का सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी, वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर आप फिबग्योर में, मैं आपको समझाऊं, फिबग्योर ले लेते हैं, तो उसमें रेड का वेवलेंथ क्या होता है? ज़्यादा होता है। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, यानी कि ये रेड कलर वाला ज़्यादा एनर्जी निकलेगा। किसी आयरन को गर्म करेंगे तो पहले कम टेम्परेचर पे जब वो रहेगा ना, तो उससे रेड कलर वाला ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा, यानी कि कम वेवलेंथ वाला। ये रेड क्या है? ज़्यादा वेवलेंथ वाला है। मैं लिख रहा हूँ वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर, राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग में जब आयरन को गर्म करेंगे तो कम टेम्परेचर पे रहेगा, तो कम टेम्परेचर पे ज़्यादा वेवलेंथ वाले को निकालेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कम टेम्परेचर पे ज़्यादा वेवलेंथ, यानी कम टेम्परेचर पे रेड स्टार्टिंग में होगा गर्म करेंगे तो, और बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे, ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे उसका, तो उससे निकलने वाला वेवलेंथ ज़्यादा टेम्परेचर पे कम वेवलेंथ वाला ज़्यादा अमाउंट में निकालेगा, यानी वायलेट कलर, ब्लू कलर ज़्यादा निकालेगा। तो पहले स्टार्टिंग में रेड कलर होगा आयरन को गर्म करेंगे तो, और बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे, पूरा पिघलने जैसा हो, मेल्ट होने हो जाएगा, तब वो ब्लू वायलेट कलर जैसा होगा। यानी हायर टेम्परेचर पे लेस वेवलेंथ वाला निकलता है ज़्यादा अमाउंट में हीट। तो उसी को लिखा है कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैक्सिमम वेवलेंथ, राइट। वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब हायर टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो कम वेवलेंथ वाला ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा। ये क्या हो गया? विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ हमारा। इसमें रेडिएशन में हम लोग को क्या पढ़ना था? एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर, इमिसिव पावर, इमिसिविटी, क्रिचॉफ्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्लियर हो गया? ये सब समझ में आया? इस चैप्टर में टोटल इतने ही डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं।